तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे। जैसा कि आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देख लिया, तो अब हम डिस्कस करते हैं वर्टिकल सर्कुलर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब डिस्कस करते हैं हम लोग जो है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो ये जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, इसमें क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो यहाँ पर आपको जो है जो कंडीशन दी जाती है वो कंडीशन ये होती है कि ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ओके, लेकिन यहाँ अगर देखा जाए तो जो ये पॉइंट है, जैसे कि मान लीजिए ये पॉइंट ए हो गया, पार्टिकल जब यहाँ होगा ये स्ट्रिंग होगी उसकी, ये पॉइंट ए है, यहाँ पर पॉइंट क्या है बी है, और यहाँ पर पॉइंट क्या है उसका सी है। अब ये सभी स्ट्रिंग हैं। जब वो पार्टिकल यहाँ होगा, जब किसी टाइम पर यहाँ होगा, और जब किसी टाइम पर ऐसा यहाँ होगा, तो देख लेते हैं कि किस किस पॉइंट पे उसकी क्या वेलोसिटी होगी और एनर्जी कंजर्वेशन कैसे अप्लाई करेंगे कि यहाँ पर भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए। तो अगर मैंने वर्टिकल सर्कुलर मोशन कराया तो ये है आइडियल वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो आइडियल वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ये होता है कि जब ये सर्कुलर मोशन करके जब ये पार्टिकल ऊपर जा रहा होता है, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है, होते 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 इस पॉइंट पर इतना मिनिमम, मतलब इतनी मिनिमम वेलोसिटी हो जाती है कि ये बस इस पॉइंट को क्रॉस कर जाती है, विदाउट स्ट्रिंग में स्लैकिंग लाए ये इसको क्रॉस कर जाए। अगर ऐसा होता है तो ये आइडियल सर्कुलर मोशन हो जाता है, आइडियल वर्टिकल सर्कुलर मोशन। और इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होती है, हाईएस्ट हो जाती है। तो ये है वेलोसिटी एट ए, और यहाँ है वेलोसिटी एट बी, और ये है, इस वेलोसिटी को एक्चुअली हम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी भी कहते हैं। इसको क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है, वह मिनिमम पॉसिबल वेलोसिटी जिस पर वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, उसे हम लोग जो है क्रिटिकल वेलोसिटी भी कहते हैं। ठीक, तो आइए जो है हम लोग पहले बात करते हैं किस पर, फार पॉइंट सी लेते हैं और फिर ए लेते हैं। फार पॉइंट सी, तो फार पॉइंट सी पर अगर देखा जाए तो ये एक एक्सेलरेटेड मोशन करेगा, तो इसमें एक जो है क्या लगेगा, टेंशन, और इधर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ओके, और इसका खुद का मास mg, ये तीनों चीजें यहाँ लगेंगी। तो आप देखेंगे तो ये क्या क्या हो जाएगा, tc प्लस mg इज इक्वल्स टू mvc स्क्वायर बाई r, अगर ये r उसकी रेडियस है। ओके, तो ये इक्वेशन 1 हो गया। और दूसरा जो है एनर्जी इक्वेशन की बात की जाए तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी एंड टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी इज इक्वल्स टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी हाफ mvc स्क्वायर प्लस सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी mgh। अगर ये मान लीजिए ग्राउंड है तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, h इक्वल्स टू 2r। ओके, तो ये कुल मिला के बन गया अपने पास हाफ mvc स्क्वायर प्लस 2mgr, और ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। ओके, ये है मैकेनिकल एनर्जी। अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं कि अब हमें ये पहले से हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि एट पॉइंट सी द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 0 बिकॉज इट इज अ ideal vertical circular motion, since we know at point C tension in the string is 0, that is Tc equals to 0. Therefore, equation 1 can be
रिटर्न एज, क्या रिटर्न एज, TC 0 हो गया प्लस mg इज इक्वल्स टू mvc स्क्वायर बाई r। तो ये यहाँ से 0 हो गया तो ये हो जाएगा mvc स्क्वायर बाई r इज इक्वल्स टू mg, m से m कट गया, देयरफॉर vc इज इक्वल्स टू रूट ओवर क्या हो गया h। दिस इज द वेलोसिटी एट पॉइंट c, दिस इज द क्रिटिकल वेलोसिटी एट पॉइंट c, मतलब it is a minimum possible velocity by which this particle perform vertical circular motion called critical velocity. Hence equation 2 can be written as, hence equation 2 can be written as क्या कह रहा है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी EC इक्वल्स टू हाफ m vc square, vc square means root over rg whole square plus 2 mgr. After solving we get 5 by 2 mgr. Total mechanical energy at point C is 5 by 2 mgr. Okay, this is equation number 3. ये हो गया 3। तो हमने 1, 2 और ये 3 आराम से देख लिया। अभी हम लोग बात करते हैं फॉर पॉइंट ए के लिए, सिमिलरली ऐसे ही बी के लिए। फटाफट आप लोग नोट डाउन कीजिए। हो गया। अब देखते हैं फॉर पॉइंट ए। अब ए की बातें करते हैं। हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि एट पॉइंट सी वेलोसिटी इज वीसी रूट ओवर आर जी एंड टोटल मैकेनिकल एनर्जी 5 by 2 mgr। ओके, तो अब बात करते हैं फॉर पॉइंट ए। ए के लिए बात करते हैं कि ए पे कितनी एनर्जी होगी। अगर मैं ए की बात करूं फॉर पॉइंट ए पे इक्वेशन ऑफ लॉज ऑफ मोशन देखा जाए तो एक तो mv स्क्वायर बाई आर लग जाएगा, mva स्क्वायर बाई आर सेंट्रीफ्यूगल और प्लस mg डाउनवर्ड एंड टेंशन अपवर्ड। ठीक है, तो अगर यहां से देखा जाए तो ये हो जाएगा T माइनस TA माइनस mg, मतलब कि TA इक्वल्स टू mg प्लस mv स्क्वायर बाई mva स्क्वायर बाई r। तो ये आ गया TA इज इक्वल्स टू TA माइनस mg, TA माइनस ऑफ mg इज इक्वल्स टू mva स्क्वायर बाई r। अपना ये इक्वेशन नंबर 1, या ये दोनों ही इक्वेशन 1 की कैटेगरी में है। अब जरा पर वहां पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं एंड टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हाफ m va स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी mg, और वो अर्थ से 0 हाइट पर है। बस ये it does not hit the object is not hit the ground, but it is not at any height, बस without touches, बस एक पास से ही निकल जाता है, मतलब हाइट क्या है 0। तो ये आ गया hence total mechanical energy at point A is half mva स्क्वायर। अब अपने पास चैलेंज है कि हम लोग, अच्छा यहाँ से 3 हो गया था तो इस वाले को 4 ले लेते हैं और इसे 5। सिंस वी नो दैट एनर्जी इज कंजर्व्ड, सिंस वी नो दैट मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व, टोटल एनर्जी या तो टोटल एनर्जी इज कंजर्व,
total energy is conserved. Therefore EA is equals to EC होना चाहिए, hence half mVA square for finding the value of VA. ये हो गया 5/2 mgr. m से m कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गई, और VA इज इक्वल्स टू √5 gr आ गया। वेलोसिटी एट पॉइंट ए आ गया। अब अगर मैं बात करूं व्हाट इज द टेंशन, व्हाट इज द टेंशन एट पॉइंट ए एंड एनर्जी, दोनों देख लेते हैं। क्या एनर्जी भी वही है, सेम है? तो आइए देख लिया जाए एनर्जी भी और ये भी। अब मैंने क्या किया हम लोगों ने कि जो ये VA की वैल्यू है ये उठा करके किस पे, VA की जगह पे रख दिया। देयरफॉर टेंशन एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू क्या आ गया, mg प्लस mVA स्क्वायर मतलब 5 gr अपान r। ओके, r से r क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और ये हो गया mg प्लस 5 mg, टोटल 6 mg, और TA इज इक्वल्स टू 6 mg। तो एट पॉइंट ए टोटल टेंशन इज 6 mg। ए पॉइंट पर टोटल टेंशन क्या हो गया, 6 mg हो गया। ओके, तो ए पॉइंट पे टेंशन क्या आ गया, 6 mg। अब थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं जो है कि इसकी एनर्जी भी देख ली जाए, EA की वैल्यू कितनी आएगी। तो एक बार रख के देख लेते हैं, क्या 5/2 mgr आएगा? यस, देखा जाए EA इज इक्वल्स टू हाफ mVA स्क्वायर। VA स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 5 gr आ गया ना, 5/2 mgr। तो देखिए एनर्जी भी क्या आया, सेम आया। ठीक, तो इस पॉइंट ए पर एनर्जी कितनी है, 5/2 mgr, एनर्जी इज कंजर्व्ड, एंड टेंशन कितना आया, 6 mgr, 6 mg। टेंशन एट पॉइंट ए इस ए पॉइंट पे टेंशन क्या है, मैक्सिमा है, और वो आ गया 6 mg, और वेलोसिटी क्या है, रूट के अंदर 5 rg। तो ये इस तरीके से पॉइंट ए हो गया। अब बात करते हैं पॉइंट बी की। आइए हम लोग देखते हैं जो है फॉर पॉइंट बी। अब अगर पॉइंट बी के बारे में डिस्कस करें तो पॉइंट बी भी बहुत अच्छा पॉइंट है। अब देखते हैं पॉइंट बी, फॉर पॉइंट बी। फिर से वही जरा सा यहाँ पे एनर्जी देखते हैं कितनी एनर्जी होगी। अगर हम लोग एनर्जी की बात करें तो एनर्जी आ जाएगा, एनर्जी एट पॉइंट बी इक्वल्स टू हाफ mVV स्क्वायर प्लस mg, और ये अर्थ सरफेस से कितनी हाइट पर है, r, तो ये हो गया mgr। ओके, तो ये हो गई जो है अपनी नेक्स्ट इक्वेशन। ये अपना को एक इक्वेशन हो जाएगा जो भी आपका इक्वेशन नंबर पड़े। एंड सिंस वी नो दैट एनर्जी इज कंजर्व्ड, तो एनर्जी इज कंजर्व्ड, तो EB इक्वल्स टू क्या, EB इक्वल्स टू क्या होगा, कुछ भी कोई भी एनर्जी, EA की भी एनर्जी वही थी जो EC पर थी, तो ये आ गया हाफ mVV स्क्वायर प्लस mgr
इज इक्वल्स टू 5/2 mg/r। ये इधर चला गया और ये आ गया हाफ mv², इज इक्वल्स टू 5/2 mg/r माइनस mg/r। इसको मैंने सॉल्व किया तो 2 इधर गया, 5 - 2 तो आ गया 3/2 mg/r, और यहाँ आ गया हाफ mv²। 2 से 2 m से m कैंसिल हो गया, vb इक्वल्स टू √3g/r। ठीक, vb इक्वल्स टू √3g/r। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं जो है कि एनर्जी आखिरकार होगी कितनी। देयरफॉर EB इज इक्वल्स टू हाफ mvv², vv² इज इक्वल्स टू कितना आ गया 3gr और प्लस mgr हो गया ये 3/2 mgr प्लस mgr। सॉल्व किया और फिर से मिल गया 5/2 mg। तो आपने यहां से पाया बी पॉइंट पर भी एनर्जी कंजर्व है, और उस पर वहां पे वेलोसिटी कितनी है √3rg। और सेम स्टोरी डी के लिए होगी, डी पे वेलोसिटी आएगी √3rg और एनर्जी कंजर्व है। तो हेंस वी कैन से एनर्जी इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व एंड वेलोसिटी एट पॉइंट ए बी एंड सी डी चारों, ये जो जितनी यहाँ होगी उतनी ही यहाँ पर होगी, इसलिए डी को निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एट पॉइंट सी √3rg, एट पॉइंट ए √5rg एंड एट पॉइंट बी √3rg। आगे आपका जो है तीनों वेलोसिटी और मैकेनिकल एनर्जी क्या है, कंजर्व है। आप इसे नोट करें, बहुत ही अच्छा डेरिवेशन है आपके लिए। ओके अब इसके बाद हम लोग जो है डिस्कस करते हैं द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बिल्कुल प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्लियर है। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अदर। आपने देखा कि जैसे जैसे यहाँ से काइनेटिक एनर्जी घटती गई वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है। यहाँ पर आके काइनेटिक एनर्जी सबसे कम हो गई तो पोटेंशियल यहाँ पे मैक्सिमम हो गई, बट दोनों का सम क्या रहा, एनर्जी कंजर्व रहा। ओके, तो इस प्रकार से जो है ये आपका ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कंफर्म हुआ आपको। ओके, तो अब अगर हम लोग जो है डिस्कस करें इसके बाद की स्टोरी, अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है वो भी हम लोग देख लेते हैं जिसका नाम है पावर। तो आइए हम लोग यह डिस्कस करते हैं पावर पे कि पावर क्या है। तो पावर हम लोग क्लास 10th में भी थोड़ा सा पढ़ के आते हैं। है तो ये क्लास 11th का, लेकिन अगर कोई 9-10th का भी स्टूडेंट फाउंडेशन पर्पज से देखता है तो भी उसके लिए फायदेमंद है। ओके, तो अभी देखा जाए कि पावर क्या है। The rate of doing work is called power. Hence, power is defined as rate of doing work done या work done in a unit time. तो average power is defined as delta W upon delta T. ओके, तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि एवरेज पावर
जो है हम लोग डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी, और ऐसा भी चलता है डब्ल्यू बाई टी, डूइंग वर्क इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम या टाइम। ओके, तो वर्क डन इन अ गिवन टाइम, तो ये जो है अपना क्या हो गया, पावर हो गया। अगर हम लोग बात करें जो है इंस्टेंटेनियस पावर की, कि व्हाट इज इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस पावर P equals to limiting value of average power is called instantaneous power. P equals to dW by dt. This is your instantaneous power and its unit is joule per second or watt. ठीक है। तो since we know that dW is equals to force into displacement, okay, therefore instantaneous power P is equals to force into displacement by delta dt। अभी हम लोग इसको क्या ले सकते हैं, पावर, इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल्स टू फोर्स डॉट वेलोसिटी F डॉट V या एफ वी कॉस थीटा, ये जो है हमारा क्या हो जाता है, इंस्टेंटेनियस पावर। अच्छा, इंस्टेंटेनियस पावर की यूनिट में जो है एक यूनिट और होती है हॉर्स पावर। अच्छा, इसकी यूनिट तो आपने देख लिया कि इसकी यूनिट क्या है, वाट है, ठीक है। और अगर अभी हम लोग बात करें जो है कि इसकी जो है अनदर दूसरी यूनिट क्या होगी, तो इसकी एक यूनिट और होती है हॉर्स पावर। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि हॉर्स पावर क्या है। अगर हम लोग बात करें इसके सेकेंड यूनिट की, 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746 वैट, ठीक, इतना वैट्स, एक हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746, 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746 वैट। ये हो गया इसकी एक पावर की अदर यूनिट, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया कि 1 हॉर्स पावर 746 वैट है। और भी इसकी एक यूनिट है जो आप अभी क्लास 10 में आपने देखा होगा कि 1 यूनिट क्या, कि 1 किलोग्राम यूनिट, जो हम लोग ये देखते हैं कि 1 किलोवाट आवर कितना होता है, 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ क्या जूल। ये दो चीज़ें आपको जाननी पड़ती हैं। तो ये तो आपकी पुराना नॉलेज था, जो कि क्या हुआ, ताज़ा हो गया। आप इसे नोट करें ध्यान से। अभी नेक्स्ट है, इसके बाद आता है अपना जो है नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक के पहले एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इस बार IIT JEE में आया हुआ भी था, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करते हैं, बस थोड़ी सी इसकी और अपनी जो है थोड़ी यूनिट चेंज कर देते हैं, बाकी क्वेश्चन सेम टू सेम है। अब अगर बात करें कि नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग एक क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 6.1, या आपके लिए क्वेश्चन है कि an elevator can carry a maximum load of 1800 kilogram, elevator plus passenger,
बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप सुने इसको ध्यान से। एन एलिवेटर कैन कैरी अ मैक्सिमम लोड ऑफ 1800 किलोग्राम। 1800 किलोग्राम में एलिवेटर प्लस पैसेंजर दोनों में, ओके, इज मूविंग अप with a constant speed of 2 meter per second. The frictional force opposing the motion is 4000 Newton. The frictional force opposing the motion is 4000 Newton. Determine the minimum power delivered by the motor to the elevator in watts as well as in horsepower. ठीक है, तो आइए हम लोग जो है देखते हैं कि क्या क्या है। कि एक जो है अपना एलिवेटर होगा, ये एलिवेटर है। आप ये इमेजिन कर लीजिए कि ये ऐसा इस तरीके से लगा हुआ होता है और यहाँ से ये यहाँ पे सिस्टम बना होता है इसका अपना, और ये इसी के सहारे ऐसा ऊपर नीचे आता जाता है, और इसमें बहुत सारे लोग ऐसे पैसेंजर चलने वाले सब खड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब ये ऊपर जाए या नीचे जाए, दोनों ही केस में, लेकिन यहाँ पे केस क्या है, एलिवेटर कैरी है मैक्सिमम लोड ऑफ 1800। जो टोटल जो लोड है वो 1800 किलोग्राम है। मान लीजिए इन लोगों ने कुछ सामान भी लिया है, टोटल जो लोड है वो 1800 किलोग्राम है। इतना जी नीचे लग रहा है, ठीक, इज मूविंग अप। अच्छा, ये ऊपर जा रहा है, ये मोशन है, मोशन की डायरेक्शन इधर है। तो फ्रिक्शन किधर लगा रहे होंगे ये लोग? फ्रिक्शन इज एक्टिंग जस्ट अपोजिट टू द मोशन ऑफ द एलिवेटर। फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। अच्छा, और फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो भी बता रहा है, वो कितना है, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू 4000 न्यूटन। 4000 न्यूटन। अच्छा, तो डिटरमाइन द मैक्सिमम minimum power delivered by the motor to the elevator in watts as well as in horsepower. ठीक, तो downward force on the elevator, since the net downward force on the elevator is F net इज इक्वल्स टू कितना, 1800 G प्लस 4000 न्यूटन। तो ये हो गया 18,000 प्लस 4000, 22,000 न्यूटन। ये नेट फोर्स है F नेट। ये इतना फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, और कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, v इज इक्वल्स टू कितना, 2 मीटर पर सेकेंड। यही वेलोसिटी है इसकी, 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये चल रहा है। ओके, तो पहले तो हम लोग जो है इसका पावर निकाल लेते हैं। देयरफॉर पावर इज इक्वल्स टू, अभी पावर हमने पढ़ा F डॉट v, तो देख लिया जाए जो है नेट फोर्स, ये तो दोनों डाउनवर्ड है, तो इसको चलाने के लिए नेट फोर्स किधर लग रही होगी, अपवर्ड। भाई ऊपर फोर्स लग रहा है तभी तो ये ऊपर लेके जा रहा है, तो इनके बीच का जो एंगल होगा और जो ये वेलोसिटी और फोर्स दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। तो ये हो जाएगा एफ वी कॉस 0 डिग्री। यहाँ से F की वैल्यू 22,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना आ गया, 44,000 क्या वैट, इतना वैट्स। ठीक है, ये हो गया 44,000 वैट्स। अब एंड P इक्वल्स टू 44,000 डिवाइड बाई 746 इज इक्वल्स टू 59 HP हार्स पावर। ठीक है, इतने हार्स पावर पे ये मतलब उसको कितना पावर देना पड़ेगा, 59 हार्स पावर का इतना देना पड़ेगा, इतना वाट देना पड़ेगा। ओके, ये तो आपका क्वेश्चन का आंसर रहा, आप इसे नोट कर ले, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ओके, तो अभी के लिए थैंक यू।